स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल महान सर में। और दोस्तों, आज हम आगे की क्लास कंटिन्यू करते हुए चलते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था क्रांतिकारी जो कुछ लोग थे, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, ऐसे लोगों के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे शहीद भगत सिंह के बारे में। और ये नाम सुन के आपको मतलब एक जोश, एक जुनून आ जाना चाहिए, क्योंकि ये वो नाम है जो क्रांतिकारियों में सबसे ऊपर रहता है। और अगर शहीदी में देखा जाए तो सबसे ऊंचा जो मर्तबा पाया है वो शहीद भगत सिंह ने पाया है। तो इस क्लास को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक गुजारिश रहती है मेरी कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अब क्लास कंटिन्यू आपको मिलती रहेगी, एक के एक बाद क्लास आपको मिलती रहेगी लगातार। भले ही हो सकता है कभी कभार हो कि क्लास ना मिले, लेकिन अब आपको क्लास लगभग लगभग आपको कंटिन्यू मिलना शुरू हो जाएगी। तो आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए और कमेंट कीजिए कि क्लास आपको लगती कैसी है। अगर अच्छी लगती है तो मुझे भी अच्छा लगेगा आपके कमेंट देखकर। अगर आप लोग कमेंट के जरिए नहीं बताएंगे तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मुझे क्लास कैसी बनानी चाहिए, क्या उसमें मिलाना चाहिए, क्या कंटेंट लाना चाहिए। तो आप लोगों का सपोर्ट ही हमें काम करने के लिए प्रेरित करता है। तो आप लोग हमें सपोर्ट बनाए रखिए और आप भी अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं शहीद भगत सिंह। शहीद भगत सिंह के बारे में आप जानते ही होंगे, लेकिन आज हम इनकी पूरी कहानी को जानेंगे कि इन्होंने कैसे क्या किया और कैसे मतलब इतना बड़ा मर्तबा इनका आता है। तो इनका जो जन्म होता है दोस्तों, जन्म से स्टार्ट करते हैं और शहीदी तक लेके जाएंगे। तो इनका जो जन्म होता है वो आपको पता है 28 सितंबर 1907 को इनका जन्म होता है। और इनकी जो शहीदी है, मतलब इनकी जो डेथ होती है, इनकी डेथ को डेथ नहीं बोलते हैं, इनको शहीद बोलते हैं। ये इनका होता है, अब यहाँ पे देखिए मैंने फिर से मिस प्रिंट कर दिया है। यहाँ पे होना चाहिए 23 मार्च 1931 होना चाहिए, मैंने वहाँ पे कट कॉपी पेस्ट कर दिया तो वही आपका वहाँ पे वही रह गया 28 सितंबर 1907। आप लोग यहाँ पे इसको क्या है, मैं यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ और आपको यहाँ पे क्या समझना है, 23 मार्च 1931। तो ये इनकी क्या है, शहीदी की डेट है और ये इनकी क्या है, जन्म का डेट है। अब इनके पिता के बारे में पढ़ते हैं, इनके जन्म के स्थान के बारे में पढ़ते हैं। तो इनका जो जन्म स्थान है दोस्तों वो बंगा लायलपुर, एक मतलब गांव है बंगा लायलपुर, और ये पंजाब में है। बंगा गांव है और लायलपुर जिला है पंजाब में। तो वहाँ पे इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम किशन सिंह होता है और इनकी माता का नाम होता है विद्यावती कौर। और इनके चाचा एक होते हैं जिनका नाम अजीत सिंह होता है। और ये वही नाम है जो पंजाब आंदोलन के टाइम पे, जब 1904 में जो अभिनव भारत, मित्र मेला, ये सारी चीज़ें आई थी, तो उस टाइम पे ये बड़े ही मतलब एक सक्रिय क्रांतिकारी के रूप में उभर के आए थे अजीत सिंह। पंजाब आंदोलन में इनका बड़ा ही मतलब एक रोल था। और जो पगड़ी संभालो जट्टा, एक मतलब इन्होंने अपना तराना छोड़ा था, तो वो इन्हीं का था, अजीत सिंह का। राउलेट एक्ट। अब कहानी कहाँ से शुरू होती है, देखिए ये तो इनके जन्म और इनके पिता, इनके माता, इनके चाचा की बात हो गई, लेकिन कहानी कहाँ से रुख बदलती है। राउलेट एक्ट आता है उस समय पे 1919 में, क्योंकि 1919 का जो मॉन्टगे चेम्सफोर्ड सुधार आया था उसमें एक कानून आया था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट किया था दोस्तों, ये ब्लैक लॉ था, जिसको ब्लैक लॉ बोले तो काला कानून। काला कानून किस लिए, क्योंकि इसमें किसी की कोई बात सुनी नहीं जाती थी, इसीलिए इसको काला कानून बोला गया था। काला कानून इसमें क्या हो रहा था कि ना तो कोई अपील चलती थी, ना कोई वकील, ना कोई दलील, सीधे व्यक्ति को पकड़ा और जेल में ठूस दिया। कैसे, जैसे कहीं पे चार लोग मिल गए और वो इकट्ठी कोई भी बात कर रहे हैं, तो अंग्रेजों को ऐसा लगता था ये सरकार के खिलाफ कोई बात कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, तो इनको पकड़ो, सीधे जेल में डाल दो, ना कोई वकील, ना अपील, ना दलील, सीधे। इसीलिए इसको ब्लैक लॉ बोला गया था, मतलब कहीं भी चार आदमी बैठ के उठ के कोई बात ही नहीं कर सकते थे। तो ये इसीलिए इसको ब्लैक लॉ, यही रॉलेट एक्ट था। और इसी के विरोध में हो क्या रहा था, इसका विरोध करने के लिए सत्यपाल और सैफुद्दीन खिचलू, एक मतलब जो व्यक्ति थे, इन्होंने बड़ा ही इसका विरोध किया था। तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार करके इनको जेल में
बंद कर दिया गया। और जब इनको जेल बंद कर दिया गया तब ये बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे उस टाइम पे, सत्यपाल और सैफुद्दीन खिचलू, ये बहुत मतलब महत्वपूर्ण लीडर थे वहाँ पे। और इनको जब गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया तो इनकी गिरफ्तारी के विरोध में एक भीड़ इकट्ठा हुई। वो भीड़ आपकी कहाँ पे इकट्ठा हुई? जलियांवाला बाग में इकट्ठा होती है, और वहीं पे जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो होता है आप लोगों को बताते हैं उसमें क्या हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 की ये घटना है। बैसाखी के दिन आपसे कभी भी इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो किस दिन पे हुआ था, तो उस पे बैसाखी का दिन अगर दिया रहता है तो आपको ऑप्शन वही होने वाला है। अब इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे हाथ किसका था? तो एक तो था माइकल ओ डायर और एक था आपका जनरल डायर। तो माइकल ओ डायर और जनरल ओ डायर, जनरल ओ डायर ये क्या था? ये लेफ्टिनेंट गवर्नर था। और जनरल डायर क्या था? ये ब्रिगेडियर जनरल था, मतलब गोलियां चलाने का आदेश यही दे सकता था। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने क्या किया? आदेश दिया कि भीड़ को रोक दिया जाए, भीड़ जो इकट्ठी हो रही है उसको जमा ना होने दिया जाए, ये रोकने का आदेश माइकल ओ डायर ने दे दिया। लेकिन जनरल डायर ने क्या किया? भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया, क्योंकि उनको पता था भीड़ रुकने वाली नहीं है, तो इन पे गोलियां चलाओ। और यही घटना क्या कहलाती है? जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाती है, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे, हजारों लोग घायल हुए थे, करीब 1500-1600 लोग मारे गए थे और हजारों लोग इसमें घायल हो गए थे। और इस पे जो गोलियां चली थी तो लोग बचने के लिए कुछ लोग कुएं में कूद रहे थे, कुछ दीवारों पे चढ़ रहे थे, लेकिन वो फिर भी उनकी गोलियों से बच नहीं पा रहे थे और कहीं ना कहीं उनकी गोलियों का निशाना बन रहे थे। कुछ लोग कुएं में कूद गए तो कुएं में कूद के एक के ऊपर एक कूदे तो तब जाके मर गए। मतलब बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था ये जलियांवाला बाग हत्याकांड। और ये आज भी मतलब एक हमारे मतलब दिल पे एक घाव की तरह रहता है। जब भी जलियांवाला बाग याद आता है तो मतलब एक अलग ही गम सा बैठ जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये नरसंहार तो हुआ ही, अब इसकी जांच के लिए एक कमेटी बनी थी। उस कमेटी का नाम हंटर कमेटी था। अब इस हंटर कमेटी में क्या था? 8 सदस्य थे इसकी जांच के लिए कि वास्तव में हुआ क्या था, आखिर क्या वजह थी कि ये इतना बड़ा नरसंहार हुआ। तो इसके लिए जांच के लिए एक कमेटी बनती है जिसमें 8 सदस्य होते हैं। 5 तो अंग्रेज होते हैं और 3 आपके क्या होते हैं? भारतीय सदस्य होते हैं। तो 5 अंग्रेज सदस्य होते हैं और 3 भारतीय होते हैं। और अदालत में मतलब कार्रवाई हो रही होती है। तो जनरल डायर से पूछा जाता है कि आपने मतलब गोलियां चलाने का आदेश क्यों दिया? तो जनरल डायर मतलब इसका जवाब तो नहीं देता है, बल्कि और उल्टी बात करता है कि मेरा अगर बस चलता, वो तो गेट छोटा था तो मतलब टैंक अंदर नहीं जा पा रहा था, अगर मेरा बस चलता तो टैंक को अंदर ले जाके फिर गोलियां चलाता। मतलब कुछ भी, मतलब आप समझ सकते हैं मतलब जनरल डायर की भारतीयों के प्रति क्या मतलब एक तरीके से क्या उसके विचार थे और क्या उसकी सोच थी। अब जो 3 भारतीय थे उनकी तो कोई बात सुनी नहीं जा रही थी। हंटर कमेटी मतलब एक नाम के लिए एक जांच कमेटी रख दी गई थी ताकि लोगों को ये लगे कि उस मामले की पूरी जांच हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। और जो 3 भारतीय उसमें शामिल थे उनकी कोई बात सुनी नहीं जा रही थी। और उनका जो नाम है मतलब कभी पूछा जा सकता है, जो 3 भारतीय शामिल थे उस हंटर कमेटी में उनका क्या नाम है? तो एक चिमन लाल शीतलवाड़ थे, एक साहबजादा सुल्तान थे और एक आपके क्या थे? जगत नारायण थे। तो ये वो 3 व्यक्ति थे जो भारतीय थे इस हंटर कमेटी में। तो ये मतलब क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड था जिसने भगत सिंह के ऊपर बहुत बड़ी छाप छोड़ी थी। भगत सिंह के दिल को मतलब दहला दिया था। और भगत सिंह बाद में जलियांवाला बाग जाते हैं और वहाँ से उस मिट्टी को भर के लाते हैं अपनी एक बोतल में, और मतलब एक याद बना के रखते हैं कि ये हमारे सीने पर एक घाव है जिसे हमको याद रखना है। तो वहाँ से वो मिट्टी लेकर आते हैं। और जब वो बड़े होते हैं भगत सिंह, जब वो बड़े हो जाते हैं तो वही भगत सिंह 1926 में क्या करते हैं? एक नौजवान
सभा का गठन करते हैं, क्योंकि उनके दिल में तब से ये मतलब थी कि हम अंग्रेजों को उखाड़ फेंकेंगे, हिला देंगे इस हुकूमत को। तो नौजवान सभा का गठन करते हैं और नौजवान सभा में इन्होंने 5 लाख एक्टिव मेंबर जोड़ लिए थे। उस समय की बात है। आज तो लोगों के फॉलोअर और सब्सक्राइबर्स इतने नहीं हो पाते हैं जितने उन्होंने उस टाइम पे 5 लाख एक्टिव मेंबर जोड़ रखे थे। तो समझ सकते हैं मतलब कितना क्रेज था भगत सिंह का वहाँ पे, कि 5 लाख एक्टिव मेंबर उन्होंने नौजवान सभा में शामिल कर लिए थे। और यही नौजवान सभा, ये जो नौजवान सभा है, यही 1928 में क्या होती है, HSRA में मिल जाती है। किस में मिल जाती है? HSRA में मिल जाती है। HSRA जो आपने पढ़ा है पीछे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, या फिर इसको आर्मी भी बोल देते हैं एसोसिएशन की जगह, तो भी कुछ गलत नहीं होता है। इसमें शामिल हो जाता है। और इसी HSRA के जो सदस्य थे, HSRA के सदस्य आपके चंद्रशेखर आजाद भी थे, जिसमें आपके भगत सिंह आके जुड़ जाते हैं। और भगत सिंह ने अपने पिता को एक पत्र लिखा था, और उस पत्र में लिखकर ये बंगाल चले गए थे। और बंगाल में जाके इन्होंने एक प्रताप पत्रिका का मतलब क्या, उसमें काम किया था। अब वहाँ पे प्रताप पत्रिका में जो काम किया था, उसके संपादक कौन थे? योगेश चंद्र चटर्जी थे। और जो कामकाज देखने वाले व्यक्ति थे वहाँ पे, तो उनका नाम क्या था? उनका नाम क्या था? गणेश शंकर विद्यार्थी और एक बटुकेश्वर दत्त थे, जिनसे भगत सिंह ने बांग्ला भाषा सीखी थी। तो इन लोगों से इनकी मुलाकात बंगाल में जाकर होती है, और वहाँ पे जो प्रताप पत्रिका चल रही थी उसके जरिए इनकी मुलाकात होती है। अब क्या होता है, एक दुर्गा भाभी होती हैं, दुर्गा भाभी जो कि एक महिला क्रांतिकारी होती हैं, बड़ा इनका नाम है। और ये भगवती चरण बोहरा की पत्नी होती हैं। इन्होंने बड़ी क्रांतिकारियों की मदद की थी। हर मतलब क्रांतिकारियों को छुपने की जगह उनको भगाने के लिए मतलब सारे के सारे षड्यंत्र आपके ये किया करती थी। तो इन्होंने बड़ी मतलब इन क्रांतिकारियों की मदद की है। और इनके पति का नाम क्या था? भगवती चरण बोहरा। ये भगवती चरण बोहरा की पत्नी थी। और भगवती चरण बोहरा को फिलासफी ऑफ बम बोला जाता है। इन्होंने मतलब फिलासफी ऑफ बम नाम की एक पुस्तक लिखी है। ये बम बनाने में बड़े माहिर थे, बड़ी जल्दी मतलब तरह तरह की बम बनाया करते थे, क्योंकि क्रांतिकारी थे तो बम का तो इस्तेमाल करना ही था। तो भगवती चरण बोहरा का नाम भी आप लोगों को नहीं भूलना है। और दुर्गा भाभी जो कि क्रांतिकारियों की बड़ी मतलब सेवा करती थी, बड़ी सहायता करती थी, और खुद भी एक क्रांतिकारी थी। अब क्या होता है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड होता है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव बम असेंबली का जो कांड होता है, उसमें क्या होता है, 8 अप्रैल 1929 को ये कांड होता है। इसमें क्या होता है, उस टाइम पे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त क्या करते हैं, उसमें असेंबली में बम फेंकते हैं और नारे लगाते हैं, इंकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। लेकिन इन्होंने ये बम डाला क्यों था, इसके पीछे एक कारण है। वो कारण क्या था, उस टाइम पे अंग्रेज सरकार क्या कर रही थी, 2 बिल पास करने की फिराक में थी। वो जो 2 बिल पास करने की फिराक में थी, एक तो क्या था, पब्लिक सेफ्टी बिल, और एक आपका क्या था, ट्रेड डिस्प्यूट बिल। पब्लिक सेफ्टी बिल का मतलब क्या था, सार्वजनिक सुरक्षा। और ये सार्वजनिक सुरक्षा मतलब किसी आम आदमी की नहीं, ये खुद की सुरक्षा की बात कर रहे थे, अपने अंग्रेज लोगों की सुरक्षा की बात कर रहे थे। तो इसके जरिए क्या कर रहे थे, ये पब्लिक सेफ्टी बिल का मतलब क्या था इनका लाने का। इस बिल के अंतर्गत ये क्या करने वाले थे, कभी भी किसी को कहीं से भी उठाकर बिना शक, मतलब थोड़ा उस पर शक है तो शक के आधार पर ही उसको गिरफ्तार करना और जेल में ठूस देना। मतलब सारी की सारी क्रांतिकारी घटनाओं को दबाने का पूरा प्रयास इनका ये था, किसी को भी शक के आधार पर गिरफ्तार कर लेना। ये इनका क्या था, पब्लिक सेफ्टी बिल। और यही रॉलेट एक्ट में हुआ था, और रॉलेट एक्ट का परिणाम आपका जलियांवाला बाग था। तो फिर ऐसी कोई घटना घटने वाली थी, इसीलिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंके थे ताकि ये बिल पास ना हो पाए। और एक क्या था बिल, ट्रेड डिस्प्यूट, जो ट्रेड डिस्प्यूट बिल था, यानी व्यापार विवाद विधेयक। इसमें क्या कहा गया था कि जो मजदूर हैं, किसान हैं, ये जो बार बार हड़ताल करते हैं, इनके खिलाफ ये बिल था कि अब ये मजदूरों को हड़ताल और ये मतलब कोई अधिकार नहीं होगा। अगर किसी मजदूर ने हड़ताल की या किसान ने हड़ताल की तो सीधे उनको उठा के जेल में बंद कर दिया जाएगा। ये मतलब इस तरह के इनके बिल थे। इसीलिए भगत सिंह और
बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंके थे। हालांकि चंद्रशेखर आज़ाद ने इनको मना किया था कि मतलब ये मत करो, और अगर बम ही फेंकना है तो मैं खुद जाके फेंकूंगा। लेकिन भगत सिंह आज़ाद जी को मना लेते हैं, कहते हैं कि बम तो मैं ही फेंकूंगा, और इसके फेंकने के पीछे ये कारण भी बताते हैं कि इस बार हम भागेंगे नहीं, अपने आप को गिरफ्तार करवाएंगे और गिरफ्तार करके हम अदालतों के जरिए अपनी आवाज़ को जनता तक पहुंचाएंगे। आज़ाद जी इनकी बात मान जाते हैं, लेकिन ये जो सोच रहे थे वैसा कुछ होने वाला नहीं था। अंग्रेज सरकार इनके खिलाफ कुछ उल्टा करने वाली थी। अब इन्होंने जो बम ये फेंके थे बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने, इस बम के साथ कुछ पर्चे भी फेंके थे। और ये जो बम थे ये मतलब ऐसे बम नहीं थे जो किसी को मतलब उड़ा दें, ये केवल आवाज करने वाले बम थे। इन्होंने अपने पर्चे में लिख भी रखा था, क्या लिख रखा था, बहरों को सुनाने के लिए बम की जरूरत है। तो ये आवाज करने वाले बम थे, मतलब किसी की कोई हत्या नहीं हुई थी यहाँ पे। लेकिन फिर भी बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और इन पे मुकदमा चलाया गया था। अब जब इनको गिरफ्तार कर लिया गया और इनको मुकदमा चलाया गया तो इनको बाद में क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई थी मुकदमे के बाद। और इनको 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। और फांसी कहाँ दी गई थी, सेंट्रल जेल, लाहौर की सेंट्रल जेल में इनको फांसी दी गई थी। और भगत सिंह के साथ 3 और व्यक्ति थे, मतलब 2 और व्यक्ति थे जिनको फांसी दी गई थी। एक तो आपके सुखदेव थे, भगत सिंह थे और राजगुरु, ये 3 लोगों को एक साथ सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। भगत सिंह को फांसी दी गई, उसके बाद भगत सिंह का जो समाधि स्थल है वो आपका पंजाब में समाधि स्थल इनका बनता है। और जिस टाइम पे भगत सिंह पे ये मुकदमा चल रहा था और भगत सिंह जेल में थे, उस टाइम पे एक छोटा सा पॉइंट है, यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है। एक भूख हड़ताल हुई थी जतिन दास के द्वारा। तो जतिन दास ने भूख हड़ताल इसीलिए की थी ताकि भगत सिंह को छोड़ा दिया जाए, किसी भी तरह मतलब ये सरकार भगत सिंह को छोड़ दे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। 63 दिन की इन्होंने भूख हड़ताल की थी और 63 दिन बाद जतिन दास जी की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। कहाँ पे, बोस्टल जेल में। लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने भगत सिंह को छोड़ा नहीं था। तो भगत सिंह की जो समाधि है वो पंजाब में है। और भगत सिंह जी का जो सरकारी वकील थे आसफ अली खां थे, इन्होंने मतलब वकालत की थी। हालांकि मतलब ये भगत सिंह ने कहा था मुझे किसी वकील की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आसफ अली खां ने इनकी वकालत की थी। क्योंकि आसफ अली भगत सिंह को समझाते हैं तो भगत सिंह के समझ में आ जाता है कुछ ना कुछ, तभी आसफ अली इनकी वकालत करते हैं। तो ये इनके सरकारी वकील होते हैं। लेकिन फिर भी इनकी कोई बात, मतलब इनका कोई मामला पास नहीं हो पाता है। और 4 अक्टूबर 1930 को तो भगत सिंह ने खुद ही अपने पत्र में लिखा था कि मैं खुद चाहता हूं कि मुझे सजा हो। इन्होंने एक पत्र लिखा था, उस पत्र का नाम क्या था, ट्रिब्यून पत्र था, जिसमें इन्होंने खुद लिखा था मैं स्वयं चाहता हूं कि मुझे सजा हो। अब पता नहीं इनकी क्या मंशा थी कि इन्होंने ऐसा खुद लिखा कि मैं चाहता हूं कि मुझे सजा हो। अब वो तो वही जाने भगत सिंह कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा था। अब बटुकेश्वर दत्त क्या थे, जैसे बटुकेश्वर दत्त को तो फांसी नहीं हुई थी क्योंकि ये इनके साथ में थे, फिर भी इनको फांसी नहीं हुई थी। लेकिन बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास की सजा हुई थी। मदन मोहन मालवीय उस टाइम पे एक व्यक्ति थे जिन्होंने भगत सिंह की सजा आजीवन कारावास में बदलने के लिए कई बार पत्र लिखे। लेकिन फिर भी अंग्रेज सरकार ने बिल्कुल भी मतलब क्या, कोई भी मतलब उनका सीधा सीधा मकसद था क्रांतिकारियों को सीधे खत्म करो, क्योंकि क्रांतिकारी अगर जिंदा है तब भी मतलब हमारे लिए एक खतरा है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, उनकी सजा को आजीवन कारावास में नहीं बदला और सीधे उनको क्या दे दी गई थी, फांसी दे दी गई थी। अब भगत सिंह के बारे में कुछ चीजें हैं, जैसे कि भगत सिंह द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। अब इन्होंने एक अपना लेख लिखा था, इन्हीं पुस्तकों में मिलता है, जैसे कि इनकी आत्मकथा है, एक पुस्तक इनकी क्या है, आत्मकथा। एक इनकी पुस्तक क्या है, स्वाधीनता की लड़ाई में पंजाब का पहला उबार। एक इनकी क्या है, द डूर ऑफ डेथ। एक इनकी है आइडिया ऑफ सोशलिज्म। अब इन्हीं पुस्तकों में एक इनका लेख मिलता है। वो लेख क्या मिलता है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, क्योंकि ये नास्तिक थे, ये गॉड को नहीं मानते थे, तो ये नास्तिक थे। और इन्होंने ये पूछा भी था अपने लेख में कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, कोई कारण तो दो। तो
ये इनके पत्र और इनकी मतलब क्या है पुस्तकें हैं। अब एक बात और मिलती है, आगे बढ़ते हैं फिर आपको बताते हैं कि एक व्यक्ति उस टाइम पे बहुत बड़ा लीडर बन के आ रहे थे, गांधी जी। लेकिन गांधी जी ने भगत सिंह को बचाने की कोई भी कोशिश नहीं की थी। ऐसा मतलब मिलता है, ऐसे किताबों में देखने को मिलता है, इतिहास को पढ़ने से ऐसा मिलता है कि गांधी जी ने भगत सिंह को बचाने की कोई कोशिश नहीं की थी। अब उस टाइम पे क्या हालात रहे होंगे वो तो गांधी जी ही जाने कि क्या हालात रहे होंगे कि इन्होंने कोशिश नहीं की थी। लेकिन फिलहाल तो इन्होंने कोशिश नहीं की थी। 17 फरवरी 1931 को गांधी और इरविन की मुलाकात हुई थी। और उस समय जो इरविन था वो क्या था आपका, उस समय पे इरविन मतलब वायसराय था, तो इनकी मुलाकात भी हुई थी। लेकिन इन्होंने इरविन से ऐसी कोई बात नहीं की थी कि भगत सिंह को मतलब क्या है फांसी ना दी जाए, आजीवन कारावास, ये कुछ भी मतलब ऐसी कोई बात ही नहीं की थी, अपनी केवल बात की। और 17 फरवरी 1931 को गांधी इरविन की मुलाकात होती है और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। उसमें मतलब कुछ डीलिंग्स होती है, कुछ गांधी जी अपनी शर्तें रखते हैं, इरविन अपनी शर्तें रखते हैं। और वो शर्तें क्या होती हैं वो जब गांधी जी के बारे में हम पढ़ाएंगे तभी आपको बताएंगे कि वो क्या शर्तें होती हैं। गोलमेज सम्मेलन होते हैं, उन्हीं के बारे में गांधी इरविन समझौता होता है। तो मतलब गांधी जी ने कोई भी कोशिश नहीं की कि भगत सिंह को बचाया जाए, क्योंकि इनकी निगाह में क्या थे, भगत सिंह एक हिंसक थे, मतलब क्रांतिकारी थे, और ये अहिंसा के पुजारी थे। लेकिन इतने भी बड़े अहिंसा के पुजारी से क्या फायदा कि किसी व्यक्ति को बचाया ही ना जाए। फांसी की तारीख जो थी भगत सिंह की वो 24 मार्च रखी गई थी। लेकिन अंग्रेजों को पता था कि अगर 24 मार्च को फांसी देंगे तब तक जेल के बाहर पता नहीं कितनी भीड़ लग जाएगी और हो सकता है हमला भी कर दिया जाए। तो ये एक दिन पहले 23 मार्च को एक दिन पहले ही इनको फांसी दे देते हैं, ताकि जनता को पता ही ना चल पाए कि फांसी हो गई है या नहीं भी हुई है। तो अंग्रेज भी इनसे मतलब डरते थे, लेकिन पावर में थे तो जनता कुछ कर नहीं पा रही थी। अब जो चतर सिंह एक व्यक्ति हैं जिन्होंने भगत सिंह को ये जाके खबर दी थी कि आपकी जो फांसी है वो कल नहीं बल्कि आज होने वाली है। तो उस समय ये एक किताब को पढ़ रहे थे। वो किताब तो मुझे नहीं पता है वो क्या पढ़ रहे थे, लेकिन एक बुक पढ़ रहे थे। और उस बुक को पढ़ रहे थे तो जब चतर सिंह ने इनको मतलब ये बताया कि आपकी फांसी की सज़ा आज होगी, तो बाद में जो मतलब आते हैं ना फांसी के लिए ले जाने वाले जो, तो वो आते हैं। तो ये बुक पढ़ रहे थे तो इन्होंने कहा चलो इसको बाद में पढ़ लेते हैं। मतलब एक क्रांतिकारी की मतलब आप समझ सकते हैं क्या सोच थी उस टाइम पे कि चलो इस पुस्तक को फिर कभी पढ़ लेंगे। जबकि उन्हें पता है कि मेरी फांसी होने जा रही है, फिर भी मतलब उन्हें अपनी फांसी का कोई गम ही नहीं था किसी भी प्रकार से। तो ये थी आपकी क्या है भगत सिंह जी की कहानी। अब उसके बाद एक और क्रांतिकारी मतलब जो राजगुरु थे, इनकी भी क्रांति मतलब इनको भी फांसी हुई थी। तो इन सबके बारे में पढ़ना है। तो शिवराम हरि राजगुरु इनका पूरा नाम था। अब इनके बारे में पढ़ते हैं तो देखिए इनका जन्म कहाँ पे हुआ था। 24 अगस्त 1908 को पुणे महाराष्ट्र में इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम हरि नारायण होता है, इनकी माता का नाम पार्वती बाई होता है। इनको भी शहीदी क्या मिली थी 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में। और इनका जो दाह संस्कार होता है राजगुरु का वो हुसैनपुर में होता है। ये मतलब इनके ही मतलब कहीं पे एक जगह होगी जहाँ पे ये मतलब महाराष्ट्र में ये पैदा हुए थे, तो वहीं कोई जगह होगी हुसैनपुर, तो वहाँ इनका क्या होता है दाह संस्कार होता है। अब ये एचएसआरए के एक मतलब एक एक्टिव मेंबर थे, एक सक्रिय सदस्य थे। एचएसआरए वही संस्था है जिसमें ये सारे क्रांतिकारी मिलके काम कर रहे थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी या फिर एसोसिएशन बोला जाता है। इनको रघुनाथ नाम मतलब रघुनाथ एक व्यक्ति थे, उन्होंने इसको छदम नाम दिया था। राजगुरु को क्या बोला था, छदम बोला था। मतलब ये एक मतलब एक तरीके से इनको टाइटल दिया था। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे सुखदेव थापड़ को, क्योंकि सुखदेव को भी उसी टाइम पे फांसी दी गई थी 23 मार्च। इन तीनों लोगों को एक साथ ही फांसी हुई थी। इनका जो जन्म हुआ था सुखदेव थापड़ का, इनका 24 अगस्त 1908 पुणे
महाराष्ट्र में। और इनके जो पिता थे वो रामलाल थे, और इनकी माता जो थी वो रल्ली देवी थी, उनका नाम क्या था, रल्ली देवी। और इनकी भी शहीदी क्या है, 23 मार्च 1931 लाहौर जेल में हुई थी। और ये भी एच एस आर ए जो संगठन था, तो उसकी मतलब एक तरीके से उसके सदस्य थे। तो ये एच.एस.आर.ए के जो पंजाब में एक एच.एस.आर.ए काम कर रहा था, उसकी कमान सुखदेव थापड़ ने संभाली थी। अब यहाँ पे ये जो थोड़ा मतलब ये मिस्टेक हो गया, ये यहाँ पे क्या है, पुणे महाराष्ट्र, ये यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। मैंने इनकी जो डेट है वो सही से टाइप नहीं की है, मैं इसको पीडीएफ में आपको सही से टाइप करके दे दूंगा। यहाँ पे मुझे याद भी नहीं रहा मतलब मैंने क्या यहाँ पे टाइप करना था, और मतलब मैंने उसको कट कॉपी पेस्ट कर दिया था। तो अब ये लाहौर नेशनल कॉलेज में भगत सिंह के साथ पढ़े थे। तो ये सुखदेव जो थे ये भगत सिंह के मतलब क्या थे, बचपन से ही आपके क्या थे, एक तरीके से साथी थे, और साथ साथ में पढ़े हुए थे, और साथ ही में इनको क्या हुई थी, फांसी भी हुई थी। मतलब कितना बड़ा इत्तेफाक है कि इनको साथ में पढ़े, साथ में ही मतलब क्या हुई थी, फांसी भी हुई थी। तो ये है इमेज इनकी सुखदेव जी की, जिनको अमर शहीद क्रांतिकारी बोला जाता है। अब इसके बाद एक और क्रांतिकारी का नाम आता है चंद्रशेखर आजाद। और ये वो नाम है जिसपे मतलब सारे क्रांतिकारियों को गर्व है, और सभी क्रांतिकारी इनकी ही अगुवाई में मतलब आंदोलन को चलाते थे। तो ये वो नाम है जिसको मतलब हमेशा इतिहास में याद रखा जाएगा। इनका भी दबदबा इतना था कि अंग्रेज जब मतलब, आगे मैं अभी बताऊंगा कि जब इन्होंने खुद को गोली मार ली थी, तब किसी भी अंग्रेज में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आज़ाद जी को छू भी सके, जाके देखे जाके कि आज़ाद जी जिंदा हैं या मृत पड़े हुए हैं। मतलब ऐसा दबदबा बना के रखा था इन्होंने अपने क्रांतिकारी संगठन में। अब इनका जो जन्म होता है दोस्तों, इनका जो जन्म होता है वो 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश में होता है। और इनके पिता का नाम पंडित सीताराम था, इनकी माता का नाम जगरानी था। और 1924 में इन्होंने ही एच.आर.ए जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है उसकी स्थापना की थी। और उसी का नाम 1928 में एच.एस.आर.ए हो गया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसमें क्या कर दिया गया था, एक सोशलिस्ट वर्ड को जोड़ दिया गया था। और इस सोशलिस्ट वर्ड को जोड़ने का इनका मतलब ये था कि अभी तो ये केवल हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी है, अब ये क्या हो जाना चाहिए, इसमें सोशलिज्म आ जाना चाहिए, मतलब इसमें जनता का भी सहयोग होना चाहिए। इसीलिए इसमें सोशलिज्म वर्ड जोड़ा गया था। और ये इसके क्या थे, कमांडर इन चीफ थे, मतलब चीफ मेंबर आपके यही थे। हालांकि स्थापना तो सचिंद्र नाथ सान्याल जैसे और व्यक्तियों ने की थी, लेकिन ये कमांडर इन चीफ इसके थे। और 20 फरवरी को इनको मतलब नेहरू से मुलाकात होती है। 20 फरवरी 1931 को नेहरू जी से इनकी मुलाकात हुई थी। और नेहरू जी से मुलाकात हुई थी इलाहाबाद में इनकी। और 27 फरवरी को क्या हुआ था कि ये अपने मित्र एक और थे इनके, सुखदेव राज। देखिए, एक ये आपके सुखदेव थापड़ हैं, ये तो जेल में थे। एक और मित्र हैं इनके सुखदेव राज, जिनसे ये मिलने पहुंचते हैं। इलाहाबाद पार्क है, इलाहाबाद में एक पार्क है अल्फ्रेड पार्क, वहां ये जाते हैं। और इनकी मुखबिरी की खबर दे देता है एक व्यक्ति जिसका नाम है वीरभद्र तिवारी। वो बता देता है अंग्रेज सरकार को कि आज़ाद जी अल्फ्रेड पार्क में बैठे हुए हैं और आप जाके उनको गिरफ्तार कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। तो ये इनकी मुखबिरी दे देता है वीरभद्र तिवारी। तो आज़ाद जी जो क्या होते हैं, उस पार्क में बैठे हुए होते हैं और अंग्रेज सरकार वहाँ पे गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। तो ये एक पेड़ वहाँ पे होता है, तो पेड़ की आड़ लेकर ये घंटों अंग्रेजों से मुकाबला करते हैं। लेकिन बाद में इनके पास क्या देखते हैं कि इनके पास गोलियां नहीं रह जाती हैं, तो एक गोली ये बचा के रखते हैं, क्योंकि इनका कहना था कि मैं कभी भी अंग्रेजों के हाथ नहीं आऊँगा, भले ही अपनी गोली से क्यों ना मर जाऊं। तो ये एक गोली अपनी बचा के रखते हैं। और जब इनके पास गोलियां खत्म हो जाती हैं लड़ते लड़ते, तब ये उस आखिरी गोली को अपने ऊपर दाग लेते हैं, अपनी कनपुटी पे दाग लेते हैं और वहीं शहीद हो जाते हैं। और फिर भी किसी भी अंग्रेज सिपाही में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आज़ाद जी को जाकर देख के आए कि आज़ाद जी मृत पड़े हैं या जिंदा हैं। वो दूर से मतलब कहीं कोई पत्थर फेंक के देख रहे थे कि आज़ाद जी जिंदा हैं या नहीं। और सैकड़ों गोलियां चलाई उन पे,
तब जाके उन्हें एहसास हुआ कि अब आज़ाद जी जो हैं वो मतलब क्या है, जिंदा नहीं है। तब जाके वो उसके पास पहुंचे और देखा कि वाकई में वो मृत पड़े हैं। तो इतना मतलब इनका दबदबा था। तो ये थी मतलब इन क्रांतिकारियों की कहानी। और ये क्रांतिकारी वो हैं जिनको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि इन्होंने वो योगदान दिया है अपने भारत को आज़ाद कराने में कि इसको कभी भी नकारा नहीं जा सकता। और अगर ऐसे ही क्रांतिकारी और होते तो भारत मतलब कब का आज़ाद हो जाता। तो ये थी कहानी। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी आप लोग बताइएगा। और अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल महान सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और आप लोग कमेंट करना कि क्लास कैसी लगी है। अगर क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट करना। और अगर आप लोगों को कुछ सुधार चाहिए तो बताना कि मतलब क्या इसमें हम सुधार कर सकते हैं। ये आपके कमेंट के जरिए ही हमें पता लगता है कि क्लास कैसी बनानी चाहिए और कैसी हमको आपको लगती है। तो कमेंट जरूर करना और वीडियो पे लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही देना, लेकिन कमेंट आप जो भी देखें तो कमेंट जरूर करना। कमेंट आप करते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है उसको पढ़ने में कि हाँ, कि किसी को मेरी क्लास अच्छी लग रही है। और हमारा ये टेलीग्राम चैनल है, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर लें। इस पर मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा तो वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इसकी अभी तक की कंप्लीट जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिल जाएगी। तो इसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। इसका भी नाम महान सर ही है, तो इसको ज़रूर ज्वाइन करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।